पढ़ने वाले हैं भूकंप। भूकंप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। तो भूकंप में हम पढ़ेंगे कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप की लहरें पढ़ेंगे, कौन सी गैस हमारी वातावरण में एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से पता चलता है कि भूकंप आने वाला है, भूकंप किस यंत्र से मापते हैं, इन सबको आज हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भूकंप में भूकंप की लहरें। ठीक, तो भूकंप की 3 लहरें होती हैं, तीनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप, भू का मतलब क्या होता है? भूमि। भूमि। कंप का मतलब होता है कंपन, यानी हिलना। तो नाम से एकदम अर्थ इसका समझ में आ रहा है कि भूमि में जब कंपन होता है, यानी हमारी भूमि जब हिलती है तो क्या होता है? भूकंप आता है, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं, यानी जमीन हिलने लगती है। भूमि में क्या होता है? कंपन। इससे क्या उत्पन्न होता, भूमि में कंपन उत्पन्न होता है, यानी उसमें क्या होती है? हिलने लगता है, कंपन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भूमि में दरारें भी आ जाती हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूकंप समझ में आया? भूमि में कंपन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ज्वालामुखी भूकंप। ठीक, मैं साइड में लिखती चलती हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन करती चलूं। पहला है ज्वालामुखी भूकंप। ठीक, दूसरा है भ्रंश प्लेट भूकंप। भ्रंश प्लेट भूकंप। ठीक, इसके कई नाम होते हैं। तीसरा है आपका पातालीय भूकंप। अभी मैं बताती हूँ तीनों को। देखो, ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है? जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी फटी किसी जगह पे, यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत तेजी से जब फटेगी तो उसमें से बहुत से राख के कण निकलेंगे, धूल निकलेगी। हाँ, तो ये जो फटी यहाँ पे बहुत तेजी से, तो यहाँ साइड में जो अर्थ होगी, जमीन है, जो धरातल है हमारा, उसमें कंपन होगा? नहीं होगा? होगा। एक पेज मुझे दो तो मैं बताऊं। कॉपी का एक कोई रफ पेज दो। हाँ, इसी को फाड़ के दे दो, यही वाला पेज दो। देखो, अगर हम बात करते हैं, ये अर्थ है हमारी, ये क्या है? धरातल है। ठीक है, ये धरातल है। अगर यहाँ पे ज्वालामुखी फटी बीच में अचानक से, यहाँ काफी तेजी से बहुत सी, हमने जब ज्वालामुखी अभी पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा। मैं जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि उसके नीचे से काफी तेज, अधिक मात्रा में और काफी तीव्र गति से कुछ गैसें बाहर निकलती हैं, कुछ कण बाहर निकलते हैं। तो जब वो काफी तेज गति से बाहर निकलेंगे तो एग्जैक्टली पेज को क्या कर देंगे? यानी धरातल को फाड़ देंगे। धरातल को क्या करेंगे? फाड़ देंगे। और ये जब बहुत तेजी से ऊपर आएंगे, धरातल को फाड़ेंगे, जब धरातल को फाड़ के ये बाहर आएंगे तो ये साइड वाले जगह पे क्या हो जाएगा? हिलेगा। ये इधर की अर्थ पे क्या होगा? कंपन। बहुत दूर तक तो नहीं होगा, लेकिन जितने एरिया में ज्वालामुखी का असर पहुंच सकता है उतनी दूर तक ये क्या हो जाएंगे? ये धरातल हिलने लगेगा। तो इस प्रकार जो भूकंप आएगा वो भूकंप ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कारण जो भूकंप आए, ज्वालामुखी के कारण जब भूमि में कंपन हो तो वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। क्लियर? पहला भूकंप। पहली चीज हमने क्या देखी? भूमि में कंपन क्या है आपका? भूकंप है। ज्वालामुखी के कारण जो भूकंप आए वो ज्वालामुखी भूकंप है। क्यों? क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है उसमें काफी ज्यादा गैस निकलती है, उससे बहुत से पदार्थ बाहर निकलते हैं, मटेरियल निकलते हैं। तो उसकी साइड की जो अर्थ है, साइड की जो लैंड है, उसमें क्या होने लगेगा? कंपन होने लगेगा, वो हिलने लगेगी। तो उससे जो भूकंप और जो नुकसान होगा वो किस प्रकार के भूकंप से होगा? तो ज्वालामुखी भूकंप से होगा। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, भ्रंश प्लेट भूकंप। देखो, मैंने बताया था कि प्लेट कितने प्रकार की होती है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जब हमने पढ़ा था, ठीक, तो उसमें मैंने बताया था कि प्लेटें हैं हमारे धरातल के नीचे। क्या है? खाने वाली प्लेट्स नहीं। हाँ, वो प्लेट है। ठीक, तो वो जो प्लेटें हैं, 6 मुख्य प्रकार की प्लेटें, 6 मेन प्लेटें हैं, 20 लघु प्लेटें हैं। लेकिन जो 6 मेन प्लेटें उस पर बात करते हैं, जो 6 मुख्य प्लेटें हैं, वो प्लेटें क्या करती है? जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है। ये प्लेटें कभी कभी जब चलती, अंदर की प्लेटें क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। गति, धरातल के नीचे क्या कर रही है? गति कर रही है। जब ये चलती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी। जब ये एक दूसरे से टकरा जाएंगी तो जब नीचे टकराएंगी तो ऊपर हलचल महसूस नहीं होगी, उससे कंपन पैदा। सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो इसी वजह से आते हैं।
अगर पूछा जाए कि 3 प्रकार के भूकंपों में सबसे ज्यादा भूकंप किस प्रकार से आते हैं, तो वो क्या है, ब्रंच प्लेट की वजह से जो भूकंप आते हैं, यानी प्लेटों का टूट जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, साइड से रगड़ खाते हुए निकल जाना, तो ये सब जो कंडीशन होगी उससे क्या होगा, भूमि के ऊपर कंपन होगा, अर्थ हमारी हिलने लगेगी। इस वजह से जो भूकंप आएंगे वो भूकंप होंगे आपके ब्रंच प्लेट भूकंप। प्लेटों में भ्रंशन होगा, वो टूटेंगी फूटेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाएंगी, एक कंडीशन ये होगी, साइड से रगड़ खाते हुए भी निकल जाएंगी, ये कंडीशन होगी, कभी कभी ये होगा कि टकरा जाएंगे एक दूसरे से, तो कुछ ऐसी कंडीशन आपकी हो सकती है, तो इससे जो भूकंप आएगा वो भी ब्रंच प्लेट। अब तीसरा भूकंप देखते हैं हम, पाताली भूकंप। देखो इस भूकंप के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे भूकंप आते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे भूकंप नहीं भी आते, क्योंकि ये अगर हमारा धरातल है, ये क्या है, धरातल है, तो पाताल काफी नीचे है, तो यहाँ पे कुछ हलचल होती है तो इतने ऊपर तक असर नहीं आता, असर ऊपर तक नहीं आता, बस यहीं पे समाप्त होके रह जाता है, तो इसे पाताली भूकंप कहते हैं। ऐसे भूकंप कुछ वैज्ञानिकों का मानना है आते भी हैं और कुछ का मानना है नहीं भी आते, क्योंकि ये काफी, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो भूकंप होता है वो धरातल के काफी नीचे होता है, तो इसलिए इसका कोई सही अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम 2 पॉइंट देखते हैं, उसको नोट करो। ये तीनों भूकंप समझ में आ गया ना, ज्वालामुखी के कारण जो आए, प्लेटों के कारण जो आए, और जो पाताल में यानी धरातल के काफी नीचे गर्भ में जो भूकंप आते हैं वो आपके पाताली भूकंप होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। भूकंप को जिस यंत्र से मापते हैं वो क्या होता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है, भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चल जाता है भूकंप आने वाला, न्यूज वगैरह में सुना रहता है कि पहले से बता दिया जाता है कि इस एरिया में भूकंप आने वाला, आप उस जगह को क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए, हट जाइए वहां से। तो वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, रेडॉन नाम की गैस है, रेडॉन नामक गैस वातावरण में फैल जाती है, वातावरण में फैल जाती है, इस वजह से पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, भूकंप। 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूकंप मापने का यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ, और रेडॉन नामक गैस वातावरण में क्या हो जाती है, फैल जाती, इस वजह से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ये क्लियर हो गया 2 पॉइंट। हमने प्रकार पढ़ लिया, यंत्र पढ़ लिया, और कौन सी गैस एक्टिव होती है वो पढ़ लिया, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें, ठीक है। अब देखो हम भूकंप की कुछ स्थिति देखते हैं। देखो ये धरातल है, यहां से भूकंप आता है नीचे से, ठीक। ये भूकंप की कुछ तरंगे होती हैं, अभी मैं तरंगों के बारे में बताऊंगी। ये धरातल है, ठीक, धरातल, और ये पृथ्वी का गर्भ है, यानी धरातल के नीचे का हिस्सा। यहाँ से जो भूकंप उठता है, यहाँ से जो उसका केंद्र होता है, धरातल के नीचे जो केंद्र होता है वो मूल केंद्र कहलाता है। भूकंप का क्या कहलाता है, मूल केंद्र। मैं इसकी ट्रिक बताऊं छोटी सी, मूली कहाँ होती है, धरातल के नीचे होती है, मूली कहाँ होती है, धरातल के नीचे, तो मूली से मूल, तो मूल केंद्र कहाँ होता है, धरातल के नीचे। भूकंप का मूल केंद्र, जो सबसे मुख्य केंद्र होता है, वो कहाँ होता है, धरातल के नीचे। अधिकेंद्र धरातल के ऊपर होता है, ये कौन सा हो गया, अधिकेंद्र, ठीक। ये देखो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, बहुत चीजें टूटेंगी फूटेंगी ऊपर धरातल पर, तो ये जो मेन सेंटर है ये कौन सा केंद्र कहलाएगा, अधिकेंद्र। धरातल के नीचे जो आया है वो मूल केंद्र हो गया, ठीक है। धरातल के ऊपर आएगा तो अधिकेंद्र, धरातल के नीचे आएगा तो मूल केंद्र। तो ये दोनों ही केंद्र होते हैं हर भूकंप में। धरातल के नीचे वाला कहलाता है मूल केंद्र, धरातल के ऊपर वाला कहलाता है, क्योंकि भूकंप हमेशा धरातल के गर्भ में से, धरातल के नीचे से ही आता है। एग्जैक्टली धरातल पर भूकंप नहीं आ जाता, वो प्रक्रिया कहाँ हो रही है, नीचे से हो रही है। तो नीचे का जो केंद्र होगा वो मूल केंद्र। ट्रिक क्या है, मूली कहाँ होती है, धरातल के नीचे होती है, तो मूल केंद्र धरातल के नीचे होता है और ऊपर आपका अधिकेंद्र होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है भूकंप की तरंगे या भूकंप की लहरें, जिसे आप कह सकते हैं। भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक। भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली तरंग कहलाती है प्राथमिक तरंग,
दूसरी तरंग कहलाती है गौड़ तरंग और तीसरी तरंग कहलाती है एल तरंगे। ठीक ठीक, एल तरंगे कहते हैं इसको। प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे और एल तरंगे। अब देखो प्राथमिक तरंगे, गौड़ तरंगे और एल तरंगों में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ बिल्कुल अच्छे से। पहले एक डायग्राम, इसको तीनों को नोट कर लिया है कि नहीं? चलो ऐसे बताते हैं। ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया गौड़ और ये हो गया एल। ठीक, 3 तरंगे हो गई। 3 ही तरंग होती है। सबसे खतरनाक ये होती है, सबसे खतरनाक एल तरंग। एल सबसे ज्यादा नुकसान। देखो अगर मैं बात करती हूँ नुकसान प्राथमिक में कम, ठीक, गौड़ में औसत, औसत का मतलब जानते हो ना, एवरेज यानी लगभग, और इसमें अधिक, सबसे अधिक मैं लिख दूं, सबसे अधिक। ठीक, सबसे खतरनाक तरंगे यही वाली होती हैं, एल तरंगे। सबसे खतरनाक तरंगे एल तरंगे होती हैं, और जो सबसे कम खतरनाक होती हैं वो आपकी प्राथमिक तरंगे होती हैं। देखो इसमें हमने देखा, स्पीड की बात करते हैं, यानी गति क्या है, गति कितनी है, तो ये चलती है आपकी 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये चलती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये चलती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी चलती है? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आप तो कह रही हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचाती है, लेकिन गति तो इसकी ज्यादा है। क्यों होता है ऐसे? देखिए इसमें हमें देखने को मिलता है कि इसकी आवृत्ति, ये आवृत्ति है, ठीक, काफी पास पास और काफी ज्यादा होती है, मैं बताती हूँ, और इसकी थोड़ी दूर दूर लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी बहुत लंबी और बहुत दूर होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है? पास पास ज्यादा होती है। ठीक, आवृत्ति ज्यादा होती है और दूरी कम होती है, और ऊंचाई भी कम होती है। इसकी आवृत्ति औसत होती है, यानी इन दोनों के बीच की जो हम देख सकते हैं, इसकी दूरी भी औसत होती है और इसकी ऊंचाई भी औसत होती है। अच्छा अब बताओ इसमें आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति कम होती है। ये आवृत्ति है ना 1 2, ठीक, 3, इसमें आवृत्ति 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इतनी हो गई, इसमें 1 2 3 4 हो गई। इसमें आवृत्ति कम, दूरी अधिक, ठीक, ऊंचाई भी अधिक। अब कुछ समझ में आ रहा है? इसकी स्पीड भी कम है, ऊंचाई भी ज्यादा है, आवृत्ति काफी कम है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा ये वाली पहुंचा रही है। अगर हम बात करते हैं, हम तुम्हें रेगुलर ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिला रहे हैं, किसी भी चीज को मैं रेगुलर धीरे धीरे हिला रही हूँ, तो तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत तेजी से अगर भी हम हिला रहे हैं तो नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर मैंने धीरे से हिलाया और ऐसे करके धीरे धीरे हिलाया, तो तुम्हें चोट लगेगी हल्की हल्की, अगर तुम नीचे गिरोगी तो हल्की चोट। अगर मैंने झटके से खींचा बहुत आराम से और उसके बाद छोड़ दिया तो नुकसान तुम्हें ज्यादा होगा। अब थप्पड़ी को ले लो, किसी को मारते रहो ऐसे चटाचट तो लगेगी नहीं, फिर ऐसे एवरेज में मारो तो लगेगी, और उसको एकदम धीरे से खींच के थप्पड़ मारो तो बहुत जोर से लगेगी। अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल मैं इसमें दूं, बहुत सटीक एग्जाम्पल है वो, बहुत फेमस एग्जाम्पल भी, तो सटीक एग्जाम्पल ये है कि जैसे किसी को 1 हफ्ते में मोहब्बत हुई, हाँ, और 1 ही हफ्ते के अंदर पता चल गया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है वो शादीशुदा है या उसको पहले से ही कहीं कुछ चल रहा है, तो दिल टूटेगा, तो उतना तकलीफ और उतना पेन नहीं होगा। 1 हफ्ते के अंदर का मैटर है, यानी स्पीड बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 हफ्ते के अंदर प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, तो नुकसान बहुत कम होगा, इतना दिल विल नहीं टूटेगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी। अभी वही मान लो 6 महीना या साल भर हो गया, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, बात करते थे, फिर सडनली पता चला कि किसी के साथ चल रहा है या शादी हुआ है, दोनों में से किसी एक कोई शादीशुदा है, तो उसके बाद थोड़ी तकलीफ होगी। और अगर 4-5 साल से चल रहा है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता, और इसके बाद सडनली पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, कुछ हो गया है, तो वो 6-7 साल का रिश्ता क्या होता है? काफी लंबा होता है। तो उसके बाद दिल टूटेगा तो बहुत बुरी तरह से टूटेगा। इंडिया में क्या सिचुएशन होगी? या तो फिर सुसाइड हो जाएगा, या तो फिर किसी एक का मर्डर हो जाएगा, ये होगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसमें। ऐसा करना तो नहीं चाहिए वैसे। तो सबसे अधिक यही नुकसान पहुंचाती है एल तरंगे।
क्यों? क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है और इनकी चाल भी बहुत कम होती है। आवृत्ति कम होती है लेकिन ऊंची होती है, आवृत्ति कम होती है लेकिन बहुत, जैसे सदमा बहुत गहरा लगेगा, 4-5 साल बाद सदमा बहुत गहरा लगेगा, और औसत वाले में सदमा कम लगेगा, एवरेज में लगेगा। और एकदम नए 1 हफ्ते की बात है तो चलो 1 हफ्ते के अंदर छोड़ा, किसी और को पकड़ लिया, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं, अकेला तो नहीं। तो ये फर्स्ट वाले पे है भूकंप की तरंगों में, 1 हफ्ते के अंदर कुछ भी हो उसके बाद छोड़ के किसी और को, क्योंकि स्पीड काफी तेज है। लेकिन इसमें एवरेज, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक, इसमें जीने मरने की कस्में खा ली जाती हैं। तो वो वाली स्पीड है, यहाँ पे आवृत्ति बहुत ऊंची है, स्पीड 1.5, आप देख सकते हो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ 3 किलोमीटर पर सेकेंड और 6 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा नुकसान एल तरंगे पहुंचाती है, और जो इंडोनेशिया में अभी भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया, उसमें यही वाली तरंगे सबसे मेन रही हैं, ठीक, इन्हीं तरंगों की वजह से वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये तरंगे समझ में आ गई। इसे एल तरंगे क्यों कहते हैं? इसकी वजह है, इसे HD लव ने खोजा था, डिस्कवर किया था। किसने? HD लव ने। इसलिए एल से, उनके नाम से ही एल तरंगे कही जाती हैं। सबसे ज्यादा भयावह और खतरनाक यही तरंगे होती हैं, ठीक है, क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। अर्थक्वेक क्या है हमने समझा, भूकंप क्या है, भूमि में जब क्या हो, कंपन होता है, तो वो भूकंप होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। भूमि के नीचे जो केंद्र होता है वो मूल केंद्र होता है, भूमि के ऊपर जो केंद्र होता है अधिकेंद्र होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट से जो भूकंप आता है वो ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। प्लेटों के गर्भ में टूटने के कारण या फूटने के कारण, जो भी हो, धरातल के गर्भ में जब टूटती फूटती है तो ये क्रिया होती है, तो उसके कारण जो भूकंप आता है वो प्लेट भ्रंश भूकंप कहलाता है। अगर लास्ट में देखते हैं पातालीय भूकंप, तो उसमें विरोधाभास है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये होता है और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये नहीं होता। अब तरंगों पे आ जाते हैं। तरंगे भी कितनी होती हैं? 3 तरंगे होती हैं, प्राथमिक, गौड़ और एल तरंगे। प्राथमिक तरंगों की स्पीड काफी ज्यादा होती है लेकिन नुकसान कम होता है, और गौड़ तरंगों की इन दोनों के बीच में है, तो एवरेज है इनके बीच में। एल तरंगों में स्पीड काफी कम होती है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों की वजह से इसे सबसे खतरनाक तरंगे बोला जाता है। सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं कि उसकी गति कितनी है, कौन सी तरंग में वो भूकंप आया है। रेडॉन नामक गैस वातावरण में एक्टिव हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर, चलो।